दोस्तों, आपको ये तो पता है कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पर क्या आपको ये पता है कि ये आइडिया कहाँ से आया? किस तरीके से इस आइडिया पे काम किया गया और कैसे इस एग्जीक्यूशन तक पहुंचे कि जहां आज हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहां पर हम एक्सक्लूसिवली यूटीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां पर स्टेट्स की हम बात करते हैं तब तो हम बोल देते हैं कि हमारा कंट्री या हमारा स्टेट जो है या हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम को रन कराता है। बट वहीं पर जब हम यूटीज की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक यूनिटरी फीचर आ जाता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है। पर सवाल ये आता है कि ये हमारे यहाँ पर ड्यूअल मैकेनिज्म क्यों अडॉप्ट किया गया। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आज हम इस वीडियो को पूरा एनालाइज करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, आपको यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मिलेगी कि कैसे इस प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है, किस आइडिया को हमने कहाँ पर कैसे कंसीडर किया, जिसके चलते आज हमारे पास में स्टेट्स भी हैं और यूटीज भी है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए ऑफलाइन बैचेस हैं, उनका एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो आप आराम से एनरोल कर सकते हो और इनकी जो क्लासेज हैं वो आप देख सकते हो मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ और पटना, इन 4 सेंटर्स पे हम कंडक्ट करा रहे हैं। और ये सारा जो काम रहने वाला है इसमें आप देख सकते हो यूपीएससी या फिर कोई भी आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, इन स्टेट्स इन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए, ओके, तो आप इजीली एनरोल कर सकते हो। और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और यहाँ पर काम करने का जो तरीका होगा वो सीटीआर मॉडल बेस्ड होगा। दैट मीन्स क्लास टेस्ट होंगे, फिर उनका रिव्यू होगा, रिवीजन होगा कि किस जगह पर कहाँ पर बच्चा कमजोर रह रहा है, तो उसके ऊपर फोकस एकदम प्रॉपर रहने वाला है। तो ऐसे में ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि PWOnlyIAS के द्वारा स्टार्ट की जा रही है। तो आप एनरोल करें, इसमें बिल्कुल भी डिले ना करें। तो देखो, मुद्दा कुछ ऐसा है कि हमारे देश में जो आज की स्ट्रक्चर है उसको हम समझना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर बनने से पहले हमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझना होगा। देखो, शुरुआत में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि जैसा आज हम इंडिया देखते हैं वैसा हमारा इंडिया था। नो, इंडिया की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आप यहां पर इस मैप में देख सकते हो कि किस तरीके से ये इंडिया का मैप हुआ करता था, जहां पर अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट से अलग अलग एरियाज को जाना जाता था। बट आज हम इस तरीके का मैप देखते हैं जिसको आज प्रेजेंट डे मैप के तौर पे हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। देखो, बात ऐसी है कि जब इंडिया को इंटीग्रेट करने का प्रोसेस सरदार पटेल जी ने अपनी तरफ से कर दिया था तो उसके बाद में ये सवाल था कि इतने बड़े डाइवर्स कंट्री को हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, रन कैसे कराएंगे। तो ऐसे में एक तरफ जवाब ये था कि स्टेट्स को हमें रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, अलग अलग एरियाज को हमें अलग अलग बाउंड्रीज दे देने की जरूरत है। पर सवाल यह था कि बाउंड्री दे तो दे कैसे, क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंट होने से एक दिन पहले या इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे टुकड़े हो गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप के मन में एक डर था कि अगर इस चीज को हमने छेड़ दिया कि हाँ जी हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन या नए तरीके का सिस्टम यहाँ पर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो बोले ये एक अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाएगी। और ये नेहरू जी ने कहा भी था, क्योंकि आप देखोगे कि इंडिया में सबसे पहला लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, और वो भी गांधीयन आइडियोलॉजी पे चलने वाले एक लीडर जिनका नाम था श्री रामुलु पोटी, ओके, उनकी लीडरशिप में उन्होंने आमरण अनशन किया। लगभग 50-56 दिन का उनका अनशन रहा, पर उनकी डेथ हो जाती है। और इस चक्कर में मजबूरन एक तरफ जहां धर्म के नाम पर देश के टुकड़े हुए थे, उसी चीज को इग्नोर करते हुए या फिर उस जहर के घूंट को पीते हुए देश का एक तरीके से हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया, इंटरनल एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग पे काम करना स्टार्ट किया। नेहरू जी ने अपने आप में कह भी दिया था कि वाकई में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम होने वाली है हमारे लिए, बट यस, ये एक रियलिटी थी। वैसे देखा जाए ना तो ये लैंग्वेज के नाम पर जो स्टेट्स बनाने की डिमांड थी वो कन्नड़ लैंग्वेज स्पीकर्स के द्वारा की गई थी सबसे पहले। वो जो कि उस टाइम पे आप देखते हो कि मद्रास, बॉम्बे, मैसूरू, हैदराबाद, जैसे कि आपको पता होगा कि जिस इंडिया को आज हम देखते हैं ना उसमें लगभग 60% एरिया तो ऐसा था जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर था, और रिमेनिंग 40% एरिया या पॉपुलेशन, एरिया मत बोलो पॉपुलेशन बोलो, वो आ रही थी आपकी प्रिंसली स्टेट्स के अंडर में, वो प्रिंसली स्टेट जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम कर रहे थे। बट पॉइंट वाज कि कैसे हम हमारे देश को रन कराएं। तो ऐसे में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इस कमीशन को लीड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस फजल अली के द्वारा, और उनके साथ में 2 मेंबर्स और थे, HN कुंजरू जी और KM पनीकर जी। इन्होंने मिलकर के आप देखोगे एक बहुत बड़ी एक रिगरस एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। इन्होंने इस एक्सरसाइज के तहत 104 टाउन्स में तो इन्होंने विजिट की थी। अब आप देख लो, देश के 104 टाउन्स, उस टाइम पे 9000 से ज्यादा लोगों से इन्होंने बात की थी और 1.5 लाख से ज्यादा इन्होंने
रिटर्न में सबमिशंस लिए थे और उसके आधार पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि देश को अभी हमें इस तरीके से बनाने की जरूरत है जहां पर 14 तो स्टेट्स हो जाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी। अब वो यूनियन टेरिटरीज जो शुरू में बनी थी वो यहां पर आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, दिल्ली, इसके अलावा लक्षद्वीप, अमनदीवी और मिनिकॉय अमनदीवी, इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा। इस तरीके से 6 यूटीज हमारे बन जाती है। और लेटेस्ट आपको पता ही है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके और फिर उसके बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूटीज और बन गई। तो कुल मिलाकर आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें 28 स्टेट्स आपके पास में और 8 यूनियन टेरिटरीज है। बट आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां पर जब ये यूटीज बनाई गई थी ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा सवाल था कि इनको कंट्रोल तो चलो ठीक है प्रेसिडेंट के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी, पर क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? तो ये सवाल अपने आप में बड़ा अचंभित करने वाला। आप खुद सोचिए कि जितनी भी यूटीज हैं उनमें कॉमन क्या है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग कॉमन है, बाकी क्या वो अपने खुद की सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमननेस रखते हैं या फिर आप देख सकते हो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली कहीं पे कॉमननेस रखते हैं? नहीं रखते। बट उसके बावजूद भी इन एरियाज की कुछ सेंसिटिविटीज थी जिनको ध्यान में रखते हुए यूटीज को स्टैब्लिश करना एक इनएविटेबल सी टास्क हो गई थी। आप देखोगे कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किस तरीके से इंडिया एक तरीके से एक तरीके से कटा छटा सा था। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स ने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल्ड मैनर में रन कराने के लिए बहुत सारे एरिया को कंट्रोल में किया, और उससे पहले भी कई किंग्स ऐसे हुए जिन्होंने इंडियन टेरिटरी को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए ना, तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने थी कि कहीं पर ये आपका ये जो पिंक या फिर ये आप कह सकते हो कैसा कलर है, लगभग आप देख सकते हो इस वाले कलर में, तो आप देख रहे हो कि ब्रिटिश टेरिटरी है, और ये ग्रे कलर सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, और बाकी ये ग्रीन वाला ट्राइबल एरिया है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये था कि इस पूरे एरिया को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो ये बीड़ा उठाया था हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर, आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये कहा कि हम इंडिया को इंटीग्रेट करेंगे, और इनके साथ में स्टेट सेक्रेटरी वीपी मेनन जी थे, वो भी लग गए। तो कुल मिलाकर के इन्होंने एक इंडिया को एक स्ट्रक्चर देने का जो काम था वो शुरुआती तौर पे दे दिया। पर अब सवाल ये था कि इतने डाइवर्स कंट्री को कैसे रन कराया जाए। देखो इसके पीछे की छोटी सी हिस्ट्री हमें समझनी जरूरी है कि ऐसा जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर या इंडियन लीडर्स के ही नहीं आया था दिमाग में। ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर ऑलरेडी 100-150 सालों से रूल कंटिन्यू कर रहे थे, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं एरिया कंसोलिडेट करने की जरूरत पड़ी थी। तो इसकी शुरुआत उन्होंने मद्रास और बॉम्बे जैसी प्रेसिडेंसीज में कर लिया था। जब उन्होंने 1801 और 1827 में, बॉम्बे 1827 में लगभग कंसोलिडेट कर लिया था, और 1801 में मद्रास को कंसोलिडेट कर लिया था। तो इसके पीछे मेन पर्पज ये था कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन इजीली रन करा सके, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए। बट एक चीज ध्यान रखनी है, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में जो हमारे लीडर्स ने किया वो हमारी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए किया था, जबकि ब्रिटिशर्स ने ज्यादा किस पे ध्यान दिया कि हमें किस में फायदा है। आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स के अंडर में 3 तरीके से गवर्नमेंट जो थी वो चलती थी। एक तो चलता था गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर में, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंडर में, दूसरा चलता था लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में, और तीसरा था चीफ कमिश्नर के अंडर में। इस तरीके से 3 उनके एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रन करा करती थी। इसमें जो चीफ कमिश्नर वाला प्रोविजन जो था ना, इसी को हम अपने आगे कंटिन्यू करते हुए यूनियन टेरिटरीज बना दी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 1911 में, 1911 में कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी दिल्ली में, और दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था। और उसके बाद में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना, उस एक्ट के तहत भी मोर और लेस ये कह दिया गया था कि जहां जहां पर भी चीफ कमिश्नर्स का कंट्रोल चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली ब्रिटिश इंडिया में, बोलो वो सीधा सेंट्रल या फिर आप कहोगे कि जो वॉइस रॉय था डायरेक्ट उसके अंडर में काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो चीफ कमिश्नर वाला पॉइंट था ना, इसी पॉइंट को फिर हमने भी नोटिस किया, क्योंकि इन एरियाज को बनाने में ब्रिटिशर्स ने ये नाम तो ये लिया था कि ये शेड्यूल्ड एरियाज हैं। दैट मीन्स ऐसे एरियाज है जो कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत पीछे हैं, पॉलिटिकली बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसी परिस्थितियों में बोलो इनको रन कराने के लिए हमें चीफ कमिश्नर के अंडर में काम करवाना होगा, जो कि सीधा सेंट्रल लेवल से कंट्रोलिंग होगी। तो ये जो मैकेनिज्म था ना, इसी मैकेनिज्म ने एक आइडिया दे दिया कि हमें भी यूटीज पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी, पॉलिटिकली फ्रेजाइल थी। इसके अलावा जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद में पोर्चुगीज के द्वारा और फ्रेंच के द्वारा कुछ ऐसे एरियाज थे जिनको उन्होंने रिलीज नहीं किया था। तो ऐसे में फिर नया जब इंडिया बन रहा था तो इन डिफरेंट एंटिटीज को किसी दूसरी बड़ी एंटिटी जिसको हम स्टेट बोलते हैं उसके साथ ज्वाइन कराना अपने आप में प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं
मुश्किल भरा लग रहा था। बोला इस तरीके से एक एरिया जो कि अपने आप में अलग है उसको हम दूसरे एरिया के साथ मर्ज कराएंगे जो कि बड़ा है, डेवलप्ड है, तो बोला पार्शियलिटी होने के चांसेस रह जाते हैं। तो ऐसे में यूटी वाला जो आइडिया था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप देखोगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाते हैं 1950 में, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 4 लिस्ट बना दी जाती है, 4 पार्ट्स में इंडियन टेरिटरी को डिवाइड किया गया, ABCD इस तरीके से। अब ए वाला जो था वो तो सीधी बात है जो ब्रिटिश के अंडर में थी ना प्रोविंसेस, ठीक है, वो आ गई सारी की सारी, जिनमें ज्यादातर रूल किसका चलता था, गवर्नर का, जैसे बॉम्बे मद्रास इसका बेस्ट एग्जांपल है। पार्ट बी में आपने उन प्रिंसली स्टेट्स को डाल दिया जिन प्रिंसली स्टेट्स ने इजीली एग्री कर दिया था कि हाँ जी हम इंडिया के पार्ट बनना चाह रहे हैं, और वहां पर गवर्नर की जगह राज प्रमुख की पोस्ट जो थी वो क्रिएट कर दी। फिर पार्ट सी आपने क्रिएट की जिसमें दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसी एरियाज को डाल दिया जिनके ऊपर रूल था चीफ कमिश्नर का, और साथ में लेजिस्लेचर के प्रोविजन की बात भी की गई थी। और फिर पार्ट डी और ऐड कर दिया गया बाद में, उसमें देखोगे कि चीफ कमिश्नर रूल करेंगे बट यस डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो रूल होने वाला है। इस तरीके का मैकेनिज्म जो था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते इंडियन टेरिटरी को रन कराने की बात फाइनल हो गई। बट आप देखोगे कि समय के साथ में आगे बढ़ते हैं तो यूनियन टेरिटरीज की दो जो कैटेगरीज थी उनको एक साथ, मतलब वो चीफ कमिश्नर के अंडर चलने वाली जो 2 कैटेगरी थी C एंड D, इनको मर्ज करके यूटी बना दिया गया। आप ध्यान रखोगे कि ऐसा जो प्रोविजन है जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रूल था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा 1874 में ही कर दिया गया था, और इसी आइडिया को हम कंटिन्यू करते हुए आज तक यूटी के तौर पे रन करा रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो चीफ कमिश्नर वाला एरिया था जिनको यूटी कर दिया वो बेसिकली किसके अंडर में आ गया, सीधा प्रेसिडेंट के। अब यहां पर जब हम एक नया देश बना रहे हैं और वो भी एक डेमोक्रेटिक मैनर में, तो सीधी बात है कि लोकल्स की वॉइस को दबाया ना जाए, उस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी था। और फेडरल सिस्टम की बात अगर करी जाए तो एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप एकदम प्रॉपर बैलेंस्ड होनी चाहिए। बट यहां पर तो आप देखोगे कि सीधा प्रेसिडेंट के अंडर में टेरिटरीज आ रही हैं, तो इस बात को लेकर के कई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन किया, जिनमें एक थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी जो कि अजमेर राजस्थान से एक तरीके से इलेक्टेड थे या अजमेर के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनके द्वारा बहुत कहा गया, बोले यहां पर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी। और ये जो मैकेनिज्म था यूटी का, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म 3 पॉइंट्स पे। नंबर 1 कि इन पर्टिकुलर एरियाज की अगर आप बात करो जिनको आप यूटी बना रहे हो, अगर इनके पास में अधिकार ही नहीं है सेपरेट एंटिटी बनने का, तो क्यों बना रहे हो आप इनको सेपरेट। दूसरा, इसकी बजाय सेपरेट एंटिटी बनने का अगर इनके पास अधिकार नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, इनके पास में पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट नहीं है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप क्यों ना पास वाले नेबरहुड स्टेट के साथ ही ज्वाइन कर दो। और बात भी सही थी। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि यूटीज की क्यों जरूरत नहीं है, इसलिए ये कहा गया कि बोला पैसा बहुत खर्च होगा इनको एडमिनिस्टर कराने के अंदर। तीसरी बात ये कह दी कि यहां पर लोगों का कोई रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर सीधा आप एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करोगे जो कि प्रेसिडेंट के अंडर काम करेंगे, तो बोले यहां पर कौन सी डेमोक्रेसी आ गई। बट इन सारे क्रिटिसिज्म को भी कंसीडर किया गया, पर पूरी जो बातचीत हुई इसमें फाइनल यही किया गया कि हमें कुछ एरियाज को सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड बनाए रखना जरूरी है। कारण क्या है कि वो कहीं ना कहीं कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बिल्कुल डिफरेंट है, और उन एरियाज को अगर दूसरे स्टेट के साथ इंक्लूड मर्ज कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके। तो ऐसे में पार्ट सी स्टेट्स करके एक एक्ट आता है 1951 में, और इस तरीके से यूटीज का जो फाउंडेशन है वो लग जाता है। अब आप देखोगे कि इसी के बाद में, इसी के पैरेलली क्या चल रहा था आपका, हैदराबाद, वो जो आंध्र प्रदेश की डिमांड हो रही थी, वो प्रोटेस्ट जबरदस्त तरीके से चल ही रहा था। पोटी श्रीरामुलु जी की डेथ हो गई थी, तो ऐसी परिस्थितियों में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ अक्टूबर 1953 में, और उन्होंने फिर रिकमेंडेशन दे दी अपनी 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हुए। और इन्होंने फिर बाद में अलग अलग कंट्रीज के एनालिसिस किए। उस एनालिसिस के आधार पर इन्होंने क्या कहा, बोले यूएसए में वॉशिंगटन डीसी को देखो, ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा देखो, ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज हैं। तो बोले जब इतने बड़े फेडरल कंट्रीज के अंदर ये ऐसा प्रोविजन हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दूसरी बात, या तो हम स्टेटहुड बनाए या यूटीज बनाए, बट पॉइंट मैंने क्या बताया, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए फिर ये डिसाइड किया गया कि हमें यूटीज की जरूरत है। ऐसे में फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में, और 6 यूनियन टेरिटरीज बन जाती है। बट समय बीतने के साथ साथ में आप देखोगे
कि जो शुरुआत में यूनियन टेरिटरीज थी, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि 1970s के समय में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, इनको आपने यूटी से कन्वर्ट करके स्टेटहुड दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूटीज के पास में हमेशा ऑप्शन है कि जब वो डेवलपमेंट प्रॉपर कर लेंगी तो वो आराम से स्टेटहुड ले सकती हैं। चंडीगढ़ का मामला आता है, जब पंजाब और हरियाणा लिंग्विस्टिक मैनर के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं तो चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया था कि कौन किसकी राजधानी बनेगा। बट वहीं पर फ्रेंच कॉलोनीज की बात की जाए तो जो पुदुचेरी वाला एरिया था, उस एरिया में जो आपका कह सकते हैं कि और भी 3 टेरिटरी आपने नाम सुना होगा, एक तो माहे है, एक कराईकल है, एक यनम है, इनको भी फिर बाद में ज्वाइन करा करके अल्टीमेटली कंसिडर करवा दिया कि हाँ जी ये हमारी यूटी है, क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी तो फ्रेंच कल्चर चल रही है, तो इसको हम किसी और के साथ ज्वाइन कराएंगे प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली पोर्चुगीज की बात करें तो पोर्चुगीज के अंदर गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव ये थे, तो इनको फिर सेपरेट करते रहे और बना दिया गया इनको भी एक सेपरेट यूटी। बट यस, गोवा को फिर बाद में स्टेटहुड मिल जाता है 1987 में। 2019 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करा करके अल्टीमेटली बना दी एक यूटी। और फिर 2019 में जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटीज बना दी गई और आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तो कुल मिलाकर के आज हमारे पास में 8 यूटीज बन जाती हैं। तो इस तरीके से आपने मोटी मोटी एक प्रोसेस को समझा कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है, क्या इसके मायने रहे, क्यों ये यूटीज बनने का प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर दें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से और वीडियोस मिलेंगे आपको। थैंक यू।